वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 7 दिसंबर 2021। देखेंगे हम लोग अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के वेबसाइट और इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टार एजुकेशन के वेबसाइट पर पहुंचे या यहाँ पहुंचे, वहाँ से पीडीएफ आपको मिलेंगे। क्योंकि प्रश्न यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आपसे आग्रह है कि क्लास अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। और क्लास यदि आपको परीक्षा उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और पहले से कर दिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं 7 अगस्त के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्लास आज की थोड़ी लेट हो गई है दोस्तों, क्योंकि आप लोग से मैंने जैसे वादा किया था कि डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ अब हम लोग अदर सब्जेक्ट के क्लास और एग्ज़ाम बेस्ड पेपर, क्विज, ये सभी, और एंड्रॉयड ऐप भी टार एजुकेशन का आने वाला है, इन सभी पर काम चल रहा है। तो थोड़ा सा विलम्ब हो जा रहा है कंटेंट क्रिएट करने में। तो आज भी करंट अफेयर्स क्लास में एमसीक्यूज में हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए हैं, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलिए बाकी बातें फिर होंगी, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र बन गया है? सही जवाब है गुजरात। रिपोर्ट के अनुसार जो है 15.9% के विनिर्माण विकास के साथ गुजरात जो है महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र बन गया है। तो गुजरात के द्वारा ये काफ़ी अच्छी पहुंच है, पहल है और विकास की ओर बढ़ रहा है। तो देखिए गुजरात के बारे में भी कुछ देख लेते हैं। गुजरात से संबंधित ये बात है। राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल वहाँ कौन है? आचार्य देवव्रत। यह रिपोर्ट जो जारी किया गया है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है। इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 में और नेशनलाइजेशन अर्थात राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में। और इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं, जो 25वें क्रम के हैं, और इनका हाल ही में कार्यकाल फिर से बढ़ाया गया है, तो किसी तरह से इनको आपको याद रखना होगा। और आरबीआई में 4 उप गवर्नर होते हैं। पहले हैं महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, एम राजेश्वर राव, टी रवि शंकर। तो ये सभी हुई कुछ एक्स्ट्रा बातें। अब आइए ऑप्शंस पर बात करते हैं। ये 3 ऑप्शन भी इसी तरह नहीं रखा गया है, क्योंकि आप तो जानते हैं मैं प्रत्येक प्रश्न में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ साथ ऑप्शन से भी, वो भी ऑप्शन प्रश्न के हिसाब से ही होते हैं, उसी से संबंधित होते हैं। ज़्यादातर मैं कोशिश वही करता हूँ कि कुछ अलग से उससे संबंधित बातें और आपको बताया जा सके। तो चलिए, हिमाचल प्रदेश की न्यूज में रहा है सॉरी। तो ये तो गुजरात क्या बना है? भारत का सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र बना है। और ये ऑप्शन में मैंने अब दिया है हिमाचल प्रदेश। ये क्यों? तो ये यहाँ पे जो है हिमाचल प्रदेश में एक जगह है काजा। काजा में दुनिया का सबसे ऊंची इलेक्ट्रिक वाहन, जिसको इलेक्ट्रिक वाहन ई व्हीकल कहते हैं, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है हिमाचल प्रदेश के ये काजा में। ये दुनिया की सबसे ऊंची इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन यहाँ बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश का ये काजा जगह जो है एक गांव ही है, ये समझिए। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। ये हो गया लद्दाख में क्यों न्यूज में रहा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा खादी वाला राष्ट्रीय ध्वज जो है कहाँ फहराया गया है? तो वो अपने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में इसको फहराया गया है। क्या? खादी का राष्ट्रीय ध्वज, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा है। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, याद रखेंगे। एक और वेरी इंपॉर्टेंट लद्दाख से संबंधित मुझे याद आया अभी, दुनिया का सबसे ऊंचा सिनेमा घर का उद्घाटन हाल ही में कहाँ हुआ है? तो वो भी आपको लद्दाख में ही हुआ है। लगभग 11,562 फीट की ऊंचाई पर ये दुनिया की सबसे ऊंची सिनेमा घर का उद्घाटन वहीं पे हुआ है, जहां -28 डिग्री सेल्सियस पर भी ये सेवा देने में सक्षम है। तो काफ़ी
बड़ी उपलब्धि है ये लद्दाख में। दुनिया की सबसे ऊंची सिनेमाघर लद्दाख में। एक और मैंने क्या बताया था, सबसे खादी का सबसे बड़ा झंडा फहराया गया वो भी यहीं पे। तो ये रही वहां से बात। उत्तराखंड की न्यूज में रहा है तो हाल ही में सबसे ऊंचा बोले तो भारत का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन जो है, गार्डन इंग्लिश में ही दे देता हूँ, हर्बल गार्डन का निर्माण यहीं पे हुआ है। लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर ये भारत के सबसे ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन का उद्घाटन हुआ है। हर्बल गार्डन से आप लोग समझ पा रहे हैं ना, तो हर्बल जो कि औषधीय पेड़ पौधे जो होते हैं, जड़ी बूटियां, इस तरह के उपयोग के लिए ऐसे गार्डन वहाँ सबसे ऊंचे 11,000 फीट की ऊंचाई पर कहाँ लगा है, उत्तराखंड में। तो ये सभी रहे आपको एक प्रश्न से ये सभी इतना सारे एक्स्ट्रा फैक्ट। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, और ये प्रश्न यहाँ दोनों में है दोस्तों, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। आप जिसमें सक्षम हो करें। यहाँ मैं क्लास हिंदी में मोस्टली कराऊंगा, कहीं कहीं इंग्लिश की जरूरत होगी वहाँ भी वो भी कराऊंगा। और पीडीएफ आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में उपलब्ध है, तो आप पीडीएफ को डाउनलोड जरूर करें। टायर एजुकेशन के वेबसाइट पर जाएं, लिंक सभी का दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग, जिसे शॉर्ट में इंग्लिश में KVIC कहते हैं, के द्वारा मानव और हाथी के बीच संघर्ष को रोकने के लिए कौन सी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है? क्योंकि हाथी कभी कभी काफ़ी क्षति पहुंचाते हैं इंसानियों को, तो इसके लिए प्रोजेक्ट एक लॉन्च किया गया है KVIC के द्वारा। कौन सा? ये बी नंबर ऑप्शन है रिहैबिलिएशन इसका ही ये शॉर्ट है। वैसे इस प्रोजेक्ट को रिहैब के नाम से ही जाना जा रहा है। इसमें क्या होगा, असम के मोरनोई गांव में खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC जो है उसके विनय कुमार सक्सेना अध्यक्ष हैं ये, के द्वारा मानव और हाथी के बीच संघर्ष को रोकने के लिए इसी रिहैब प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। इसमें क्या किया जाएगा, जो है सभी रास्तों जगहों पर मधुमक्खियों के बॉक्स लगाए जाएंगे, जिससे जैसे ही हाथी उधर क्रॉस करेंगे तो उनको डिस्टर्ब करेगा ये मधुमक्खियां डिस्टर्ब करेंगे आगे से, तो वो बैक हो जाएंगे, पीछे फिर से चले जाएंगे और इंसान के संपर्क में कम से कम ये लोग आएंगे, ताकि इंसानों को क्षति ना हो। और रिटेलिएट अगर करे इंसान तो हाथियों को भी क्षति ना हो। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये रिहैब प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। चलिए KVIC की बात हुई है, उसी ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, उसके बारे में देखिए। KVIC अर्थात खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इसकी स्थापना 1956 में, इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना, मैंने इधर भी बताया था। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। बिगिन अगेन ये क्या है, इसको किसने शुरू किया है? तो बिगिन अगेन जो है विप्रो कंपनी, जो आप लोग जानते हैं विप्रो कितनी बड़ी मल्टीटास्किंग कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो इसी कंपनी के द्वारा महिलाओं को रोजगार देने के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। क्या नाम है? बिगिन अगेन। क्योंकि कोविड-19 महामारी के दौरान हजारों लाखों लोगों का जो जॉब है चला गया है, कंपनियां बंद हो गई, काम रोकना पड़ा। तो बैठाकर बड़ी छोटी छोटी कंपनियां या प्राइवेट कंपनियां कितना दिन दे सकती है, पॉसिबल नहीं है उनके लिए, तो जॉब गया। तो पुनः जो है महिलाओं को कम से कम रोजगार दिया जा सके, इसी को ध्यान में रखते हुए विप्रो कंपनी के द्वारा बिगिन अगेन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ये पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट है मिशन कवच कुंडल, ये क्या है? तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एक टारगेट रखा गया कि प्रत्येक दिन एवरी डे जो है 15 लाख टीका, इससे अधिक जो है टीकाकरण किया जाएगा। ये टारगेट रखा गया कि जल्द से जल्द सभी लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाए, टीकाकरण कर दिया जाए। तो कम से कम 15 लाख डेली टीकाकरण करने के लिए इस मिशन कवच कुंडल का शुभारंभ महाराष्ट्र सरकार में किया गया था। और है नेक्स्ट है हेलीबॉर्न, ये क्या है? तो हाल ही में भू जल प्रबंधन के लिए एक सर्वेक्षण प्रौद्योगिकी का शुभारंभ किया गया, उसी का नाम है हेलीबॉर्न। इसमें क्या होगा कि इसके द्वारा, इस प्रौद्योगिकी के द्वारा धरती से 500 मीटर गहराई तक भू जल प्रबंधन से संबंधित तथ्य एकत्रित किया जाएगा और भू जल स्तर को बढ़ाया जाएगा, जिससे कि भविष्य में सबसे बड़ी संकट आने वाली है जल को लेकर, वाटर को लेकर, पीने योग्य, तो इससे कुछ हद तक हमें सहायता मिले, तो उसके लिए है ये हेलीबॉर्न। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO में केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कमिश्नर जिसको कहेंगे आयुक्त, के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब है नीलम सम्मी राव।
केंद्र सरकार के अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, जिसे शॉर्ट में ACC कहते हैं, के द्वारा नीलम समी राव को EPFO में कमिश्नर पद पर आयुक्त पद पर नियुक्त किया गया है। EPFO आप लोग मोस्टली साधारण भाषा में जानते ही हैं, जैसे मैंने यहाँ पे शब्दों में अपने भाषा में लिख कर दिया है, इसको आप पढ़िएगा थ्रोली, ऐसे मैं खुद ही बता देता हूँ। किसी भी संस्था में, संगठन में, चाहे वो प्राइवेट हो सरकारी हो, सब में जब कोई भी एम्प्लॉय काम करते हैं तो उनको सैलरी से एक निश्चित राशि काटी जाती है, उतनी ही राशि सरकार के द्वारा दी जाती है और उनके भविष्य के लिए उसे सेव किया जाता है और उनको पेंशन के रूप में या रिटायरमेंट के रूप में पुनः उनके बुढ़ापे में लौटाया जाता है। और ये काम, इसी काम को करता है EPFO अर्थात कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। नाम से ये स्पष्ट लग रहा है आपको, बाकी ये इसको आप अपनी भाषा में हम लिखे हैं, इसको पढ़िएगा, ठीक है। और ये आता है केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री के अंतर्गत। जो अभी मंत्री कौन है? सुश्री भूपेंद्र यादव। एक सेकंड दोस्तों, चलिए, और ये हो गया केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव। और भी कुछ EPFO के बारे में कुछ और जान लेते हैं। EPFO जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 मार्च 1952 में, 4 मार्च 1952, और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली है। और इसके कमिश्नर आयुक्त वही नीलम समी राव, नीलम समी राव होगा, यहाँ पे M छूट गया है, तो वही हो गए। चलिए बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं, इसमें महत्वपूर्ण है PK पुरवार, इनको हाल ही में कुछ नियुक्त किया गया होगा, क्योंकि नियुक्ति से संबंधित ये प्रश्न है तो ऑप्शन भी मैं वही रखता हूँ आपको कुछ एक्स्ट्रा बताने के लिए। चलिए, तो PK पुरवार ये क्या बने हैं? तो ये हाल ही में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड अर्थात MTNL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाए किया गए हैं। ये पहले से थे, इनका कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया गया है, तो नई नियुक्ति हो गई ना ये, तो इसलिए आपको याद रखना होगा, इसको पूछा जा सकता है। MTNL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? PK पुरवार। सहदेव यादव ये कौन है? इनको हाल ही में इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। किनको? सहदेव यादव को। कि इसमें भारतीय भारोत्तोलन संघ, इंग्लिश में बोले तो इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, इसमें इनको प्रमुख में चुना गया है, नियुक्त किया गया है। PK गर्ग, इनको क्या किया गया? तो भारतीय खेल प्राधिकरण, जिसको शॉर्ट में साई बोलते हैं, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई अर्थात भारतीय खेल प्राधिकरण के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। किनको? PK गर्ग को। ये सभी रहे आपको इस प्रश्न से एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत और मालदीव के बीच कौन सी संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो इसका सही जवाब है कुबेरिन। कुबेरिन ये किसके? भारत और मालदीव के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है और इसका ये 11वां संस्करण है। ये अलग से आपको एक पॉइंट निश्चित याद रखना है, ये संस्करण भी पूछा जाता है। और इसका आयोजन हुआ कहाँ है? तो मालदीव के कढ़पू द्वीप पर, मालदीव के कढ़धू द्वीप पर ये किया गया। तो आपको एक चीज ये कहाँ हुआ है सो, कौन सा संस्करण है सो, और किनके बीच हुआ है सो, और कौन किस नाम से हुआ है। देखिए कितना चीज हुआ आपको एक प्रश्न में, 3 4 चीजें आपको ये याद रखना है। इन चारों में से 4 तरह से इस प्रश्न को आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सब मेरा उद्देश्य था बताने का। चलिए मालदीव से हुआ है तो पहले मालदीव के बारे में देख लेते हैं। मालदीव की राजधानी माले है, मुद्रा वहाँ पे मालदीवन रुपया चलता है, रुपया नहीं रूफिया। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोले, ये हैं। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। जब ये युद्धाभ्यास से संबंधित प्रश्न है तो ऑप्शन भी मैं उसी तरह का रखा हूँ। देखिए वही उद्देश्य है टायर एजुकेशन का, आपको एक्स्ट्रा बताने का तरीका है। मित्र शक्ति 21 ये क्या है? ये किसके साथ हुआ है? तो ये किसके साथ हुआ है? चलिए याद हो तो हमको लगता है आपको माइंड में क्लिक कर गया होगा। वैसे भारत और श्रीलंका के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, उसी का नाम है मित्र शक्ति 21 और ये इसका 8वां संस्करण हुआ है, इस बार हो चुका है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो श्रीलंका के अम्पारा के कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में इसका आयोजन हुआ है। ध्यान से सुने होंगे आप। चलिए अगला देखते हैं। अजय वॉरियर ये किन 2 देशों के बीच युद्धाभ्यास है? तो ये इंडिया और यूनाइटेड किंगडम, ये यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, उसी का नाम है अजय वॉरियर। और ये प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है वैसे। और इस साल हुआ कहाँ है ये?
तो अपने देश उत्तराखंड के चौबटिया में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है कोंकण शक्ति 2021, ये कहाँ हुआ है? तो ये भारत और यूनाइटेड किंगडम ही कहिए, भारत और ब्रिटेन के बीच ये त्रिसेवा अभ्यास है कोंकण शक्ति 2021, इसका आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है? तो अरब सागर में किया गया है। ओके, चलिए दोस्तों, जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि सभी अन्य चीज़ों को जो कि आपके पास अच्छे से सुचारू रूप से एक अलग अंदाज में अन्य से अच्छे बेहतर रूप में हम लोग आपके लिए मटेरियल्स लाएं, उस पर बहुत अच्छे से काम चल रहा है, थोड़ा फास्टली। इसीलिए समय के अभाव में क्वेश्चंस तो जो भी न्यूज़ में आए हैं उसमें से एक भी नहीं छोड़ा गया है। मोर देन 20+ क्वेश्चंस हैं, क्योंकि 2 दिन का ये करंट अफेयर्स इसमें मिक्सअप हुआ है। लेकिन MCQ फॉर्म में हम उतना ही क्वेश्चन फॉर्म कर पाए थे, ऊपर वाले 4 क्वेश्चन को। अब हम लोग यहाँ से अभी 20+ क्वेश्चन हैं, आप बने रहें। ये सभी देखें, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न अभी नीचे बहुत से रहे हैं, और एक्स्ट्रा फैक्ट आपको सब में मिलेंगे, वो कहीं कमी नहीं है। MCQ में फॉर्म नहीं किया है, बस इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगले क्लासेज में ये सब दुख आपका दूर किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत में आयोजित जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? एक तो क्या इसमें आपको याद रखना है, कहाँ हुआ है? ये भारत में हुआ है। भारत में भी कहाँ? तो उड़ीसा राज्य के कलिंग स्टेडियम में हुआ है। एक तो ये चीज़ आपको याद रखना है, वेन्यू, और क्या? तो जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2021, ये 2 चीज़ हो गए। अब इसको जीता कौन है? तो अर्जेंटीना ने जीता है। इसमें इंडिया अपना फाइनल में भी नहीं पहुंच पाया था, तो अर्जेंटीना ने फाइनल मुकाबले में 6 बार के चैंपियन रहे पहले से जर्मनी को हराकर यह खिताब अपने नाम कर लिया है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ मैंने बताया, उड़ीसा के कलिंग स्टेडियम में। आप जरूर बने रहें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सब ये महत्वपूर्ण प्रश्न नीचे अभी लिस्टेड है, सब हम लोग धीरे धीरे देख रहे हैं, और एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको मिलेंगे। चलिए, तो ये बात हुई थी जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2021 की। अर्जेंटीना जीता है जर्मनी को हराकर, और अपने देश उड़ीसा राज्य के कलिंग स्टेडियम में आयोजित हुआ है। और थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी मैं इसमें देना चाहता हूँ आपको कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी का खेल का आयोजन कौन कराता है? तो FIH कराता है, अर्थात इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। स्थापना 7 जनवरी 1924, और मुख्यालय है लॉजन, जो स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट इसके कौन है? नरेंद्र ध्रुव बात्रा, ये अपने इंडिया से हैं। चलिए सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम है स्वास्थ्य संबंधी। नेक्स्ट प्रश्न, एक सेकेंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6ठा प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक ही पारी में 10 विकेट लेने वाला कौन तीसरा गेंदबाज बन गया है दुनिया का? तो ये हैं अजाज पटेल। कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड से खेलते हैं ये, और अपने ही देश भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट मैच अभी जो जारी था, उसी में एक ही पारी में, ही नहीं कि दूसरे पारी में, एक ही पारी में 10 का 10 विकेट इन्होंने लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, और ऐसा करने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। इनसे पहले 2 कौन हैं, ये आप भी जानना चाह रहे होंगे। तो देखिए, इंग्लैंड के जिम लेकर और अपने भारत के पूर्व कप्तान और बॉलर कौन? अनिल कुंबले, ये दोनों के पास ये पहले से कीर्तिमान है, और तीसरा बन गए अजाज पटेल। ICC अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी खेल आयोजित कराता है क्रिकेट का, उसके बारे में देखिए। ICC अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हेडक्वार्टर दुबई, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में है। स्थापना 15 जून 1909 में। चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं। CEO अभी हाल ही में नए बने हैं, जियोफ एलार्डिस बने हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कौन राज्य के सभी योग्य जनसंख्या को 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? यह प्रश्न मैंने कल भी कराया था, इंपोर्टेंट है इसलिए फिर ला दिया हूँ। तो ये बन गया है हिमाचल प्रदेश, 100% टीकाकरण अपने योग्य सभी जनसंख्या को करने वाला। इसी से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आपको मजा आ जाएगा। कल जो लोग देखे होंगे उनको भी आनंद आया होगा इसको पढ़ के। वो तो पहला ऐसा राज्य बन गया करने वाला कारनामा। कुछ देखिए, और इसी तरह के 100% आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक देने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? इंदौर, जो कि लगातार 5वीं बार इस बार सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा फिर से इसी ने पाया है। ये भी रिकॉर्ड आप याद रखें, अलग से मैंने याद आया तो बताया। और 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर भी बन गया है, तो कौन बना है? तो भुवनेश्वर बना है। इसी कीर्तिमान को पूरा करने वाला, अर्थात 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव भी एक बन गया है। कौन है वो? तो जम्मू कश्मीर के बांदीपुर जिला में एक गांव है वियान, यही है वियान। ये कीर्तिमान इसने पूरा किया। तो देखें दोस्तों, ये तीनों पॉइंट्स आपके लिए कितने महत्वपूर्ण है।
चलिए, तो ये राज्य कौन बना था, पहला ऐसा राज्य बन गया 100% टीकाकरण करने वाला, तो हिमाचल प्रदेश। तो उसके बारे में देखिए, इसका स्थापना 25 जनवरी 1971 में। इसके 2 राजधानी हैं, शिमला जो कि समर सीजन के लिए, धर्मशाला विंटर सीजन के लिए। और इसके मुख्यमंत्री यहाँ पे कौन है, जयराम ठाकुर। और राज्यपाल कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। तो इसका सही जवाब है परजेवरेंस। परजेवरेंस इसका अर्थ हिंदी में होता है दृढ़ता। देखिए यहाँ पे मैंने दिया भी था, हाँ दृढ़ता इसका अर्थ होता है। तो ये किस डिक्शनरी का है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2021 परजेवरेंस को चुना है। हिंदी में इसका अर्थ दृढ़ता होता है। इसका कहना है कैम्ब्रिज डिक्शनरी का कि इस साल 2,43,000 बार इस शब्द को सर्च किया गया है, चुना गया है, देखा गया है। और 1-2 रोज पहले का इसी से संबंधित एक प्रश्न था। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी है जो कि अमेरिकन डिक्शनरी है, एक कंपनी है, प्रकाशन कंपनी है। उसके अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर कौन चुना गया था, तो वो वैक्सीन शब्द को उसने चुना था। देखिए वैक्सीन शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर कौन, तो मरियम वेबस्टर डिक्शनरी, और ये था कैम्ब्रिज डिक्शनरी। दोनों को आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए पॉइंट्स जो भी मैं देता हूँ आपके काम का देता हूँ, ये नहीं कि भर कर दिखाने के लिए कि इतना कुछ इसमें लिखा हुआ है, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं वो खुद बेकार समझता हूँ। टाइम बर्बाद करने से क्या फ़ायदा, मैं अपना भी करूँगा क्योंकि इतना टाइप करूँगा गलत बिना काम का पॉइंट्स, तो और आपका भी समय बर्बाद नहीं करना चाहता। चलिए, तो पॉइंट्स जो भी आपको दिख रहा है, जब भी दिखे तो आपको उस जरूरी समझकर अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो आपके हित में ही दिया जाता है। चलिए, हाल ही में, और कॉपी पेस्ट तो हम लोग करते नहीं हैं, कॉपी पेस्ट नहीं करते, केवल अपने सहयोग लेके अपनी भाषा में उसको जरूर सजाते हैं, जिससे कि आसान से आसान भाषा में आपको वो चीज़ ऐसी पढ़ने में ही याद हो जाए और लगभग एग्जाम के लिए तक आपको कम से कम एटलीस्ट जरूर याद रहे। अन्यथा आप तो जब तक चाहें आप याद रख सकते हैं, वो आपकी मेमोरी पर डिपेंड करती है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 66वीं पुण्यतिथि पर महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया, तो 6 दिसंबर को मनाया गया है ये। उनके बारे में कुछ देखिए। मध्य प्रदेश के महू में 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का। दलितों के, और उन्होंने दलितों के आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण के लिए जोरदार आवाज उठाया था। और ये दलितों पर अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए वे एक पत्रिका साप्ताहिक लाते थे, क्या नाम था उसका, बहिष्कृत भारत, एक था मुख्य नायक, एक था जनता। इन सभी नामों से डेली और वीकली पत्रिका मैगजीन ये प्रकाशित कराते थे। और उनको बाद में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम से भी जाने जाने लगा। तो 29 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के संविधान के लिए संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष भी वो रहे थे, और स्वतंत्र भारत में कानून मंत्री के रूप में भी वो योगदान दिए थे। और उनका देहांत जो है 6 दिसंबर 1956 को हुआ। इसी 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है, और इस बार 66वीं पुण्यतिथि है उनका, ये ध्यान देंगे। और मरणोपरांत इनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, वो भारत रत्न इससे सम्मानित किया गया था। तो ये सभी फैक्ट्स उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगी। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF वर्ल्ड टूर कितने टूर हो गए यार, वर्ल्ड टूर 2021 के फाइनल मुकाबले में रजत पदक हासिल किया है। तो ये है पीवी सिंधु। तो फाइनल मुकाबले में पीवी सिंधु जो है साउथ कोरिया के एन सियोंग से पराजित हो गई, और रजत पदक इनको हासिल हुआ। तो फाइनल में पहुंची थी, लेकिन जीत प्रतिद्वंदी का हो गया, क्या नाम था उसका, साउथ कोरिया के एन सियोंग। चलिए कोई नहीं, फाइनल में पहुंचा उन्होंने और रजत पदक हासिल किया। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि फाइनल में पहुंचे थे, यही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और खेल में एक न एक को तो हारना ही है, एक न एक को जीतना ही है, तो उसके लिए कोई ये मायूसी वाली बात नहीं है। चलिए, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर का फाइनल मुकाबला कहाँ हुआ था, तो इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हुआ था। इंडोनेशिया के बाली में अगर आप जाएं, कभी विदेश टूर पर जाना हो घूमने के वास्ते, तो यहाँ जाएं, बहुत ही मज़ेदार जगह है, काफ़ी इंटरेस्टिंग। और खासकर हनीमून मनाने जाना हो तो ये और भी अच्छी है जगह है। चलिए, BWF अर्थात बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन स्थापना 5 जुलाई 1934 में, और हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर
2021 के फाइनल मुकाबले में पुरुष वर्ग में किसने जीत हासिल किया है? वो था महिला वाला, यह है पुरुष का। तो पुरुष वर्ग में विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। ऊपर वाला जस्ट जो है यही प्रश्न था, लेकिन उसमें महिला वर्ग के बारे में था और ये पुरुष वर्ग में इन्होंने जीता है। ये कहाँ के हैं? तो ये डेनमार्क के हैं विक्टर एक्सेल्सन। इन्होंने किसे? तो थाईलैंड के कुनलाउत विटिडर्सन इनको हराकर यह खिताब अपने नाम किया है और इसका आयोजन वही इंडोनेशिया के बाली में किया गया था। और ये वाला चीज ऊपर में हम लोगों ने पढ़ा ही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, प्रश्न उसी से संबंधित है, ये भी ऊपर वालों से, मेल एंड फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? मेल का भी और फीमेल का ही, दोनों मैंने इसी में डाल दिया है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन ना बने आपके लिए। बस आपको इसीलिए मैं बोलता हूँ ध्यान से सभी प्रश्नों पर ध्यान देने के लिए और इन सभी पॉइंट्स पर भी ध्यान देने के लिए। तो मेल और फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा। किसे? तो विक्टर एक्सेल्सन, एक जो ऊपर अभी चर्चा हुआ उनका, वो पुरुष वर्ग में जीते भी हैं। तो ये डेनमार्क के हैं। और महिला वर्ग में चीन की ताई जू युंगो, ये इनको चुना गया है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए। और ये वाला ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में अबू धाबी में 5वें हिंद महासागर सम्मेलन 2021 का प्रतिनिधित्व किस भारतीय मंत्री के द्वारा किया गया है? तो एस जयशंकर। अबू धाबी में आयोजित किया गया था, ये 5वां संस्करण था और इसका विषय क्या था, थीम क्या था? तो हिंद महासागर पारिस्थितिकी अर्थव्यवस्था महामारी, इंग्लिश में बोले तो इंडियन ओशन इकोलॉजी इकोनॉमी एपिडेमिक्स। चलिए यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था, उसके राजधानी अबू धाबी में हुआ था ये, उसके बारे में ये हो गया। वहाँ पे अभी राजकुमार कौन है, क्राउन प्रिंस कौन है? तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश का टेनिस फेडरेशन के द्वारा डेविस कप 2021 जीता गया है? तो ये रूस के टेनिस फेडरेशन टीम के द्वारा जीता गया है और ये 15 साल बाद ये खिताब पुनः उन लोगों ने जीता है। डेविस कप पुरुषों के टेनिस में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय टीम इवेंट है और यह अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF के द्वारा चलाया जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और प्रतिस्पर्धी देशों के टीमों के बीच नॉक आउट प्रारूप में प्रतिवर्ष लड़ा जाता है, ये खेला जाता है। किसने जीता है ये? तो ये ध्यान रखेंगे, रसिया ने जीता है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जाने माने पूर्व क्रिकेटर एलिन आसो का निधन हो गया है। वो किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी थे? तो इंग्लैंड के थे ये क्रिकेटर एलिन आसो का निधन हो गया है। ICC क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेल का आयोजन कराती है, तो इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं, आप पुनः रोक कर यहाँ देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हाल ही में 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में किस निशानेबाज के द्वारा स्वर्ण पदक हासिल किया गया है? तो ये मनु भाकर ने ये स्वर्ण पदक हासिल किया है 10 मीटर एयर पिस्टल रेंज में। और अलग से मैं इसमें बताना चाहता हूँ आपको ISSF के बारे में। ये क्या है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शूटिंग जो भी निशानेबाजी का प्रतिस्पर्धा खेल होता है, ये आयोजन यही कराता है। बहुत बड़ा इवेंट है ये ISSF का। तो ये है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, स्थापना 1907 में, हेडक्वार्टर मुख्यालय है म्यूनिक जर्मनी में और इसके प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर लीजिन। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में जाने माने पत्रकार और पद्मश्री से सम्मानित व्यक्तित्व का निधन हो गया है। क्या नाम है उनका? विनोद दुआ। ये दूरदर्शन सहित अन्य कई सारे मीडिया घराने में इन्होंने काम किया है और 2008 में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्रालय ने भारतीय हॉकी टीम को किस खेल में शामिल होने के लिए पुनः अनुमति प्रदान किया है? कॉमनवेल्थ गेम 2021 में भारतीय हॉकी टीम को शामिल होने की स्वीकृति दे दिया है। ये हटा लिया गया था इसलिए कोविड-19 महामारी को देखते हुए खेल मंत्रालय ने ये फैसला लिया था कि हमारी टीम इस इवेंट में शामिल नहीं होगी। लेकिन अब स्थिति कुछ हद तक लग रही है ऐसी कि 2022 में जब ये होगा उस समय स्थिति ठीक रहेगी। तो समय रहते खेल मंत्रालय ने अपनी उपस्थिति फिर से जाहिर की है। तो और इसके बारे में देखिए क्या है, तो 2022 है ये कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन, ये यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम में 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 नेक्स्ट ईयर में आयोजित किया जाएगा। तो ये सब याद रखना आपको, कहाँ होगा? बर्मिंघम में, यूनाइटेड किंगडम के 2022 का कॉमनवेल्थ गेम। अपनी हॉकी टीम की बात हुई है, वही लोग शामिल होंगे इसमें।
तो उसके बारे में देखते हैं। देखिए, पहले हॉकी टीम का जो है अपना इंडियन हॉकी फेडरेशन के नाम से जाना जाता था। 1925 से 2008 तक इसी नाम से जाना गया, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया, हॉकी इंडिया कर दिया गया। इसलिए अब इसका स्थापना 2009 से माना जाता है। हॉकी इंडिया अगर कहा जाए तो तब इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और प्रेसिडेंट ज्ञानेंद्रो निगोम्बम ये हैं हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित फार्मूला 1 का सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन। ये मैक्स वर्स्टैपेन को हराकर यह खिताब अपने नाम किए हैं। लुइस हैमिल्टन कौन है? तो ब्रिटेन से मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। मैक्स वर्स्टैपेन कौन है? बेल्जियम से रेडबुल के ड्राइवर हैं। इतने अच्छे से हर चीज आपको पॉइंट वाइज मैं देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आ रही होंगी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है, देश में इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ओप्पो इंडिया ने आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर कौन सी एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो इसका नाम है स्कॉलरशिप प्रोग्राम का जीनियस प्लस। जीनियस प्लस चाइनीज मोबाइल कंपनी है ओप्पो, आप लोग जानते ही हैं इसको। तो ओप्पो का जो इंडिया में जो है उसी काम करता है ओप्पो इंडिया, वो और आईआईटी दिल्ली मिलकर ये जीनियस प्लस और स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। इससे देश में वैसे युवा जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं इससे संबंधित, तो उनकी प्रतिभा तक वो अपने प्रतिभा को और उभार सकें, वहां तक पहुंच सकें, इसी के सहयोग के लिए ये प्रोजेक्ट और स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। अच्छी क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है जीनियस प्लस नाम से ही। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा है? 21। हाल ही में जाने माने भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा को किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो किनारा कैपिटल। किनारा कैपिटल ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में क्रिकेटर रविंद्र जडेजा, ये अपने इंडियन क्रिकेट टीम में ऑल राउंडर हैं, इनको बनाया गया है। चलिए, तो किनारा कैपिटल भी क्या है ये भी जानना जरूरी है। बेंगलुरु स्थित एक फिनटेक कंपनी है जो ऋण सेवा प्रदान करती है, खासकर एमएसएमई क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने एशियन टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 के पुरुष वर्ग का खिताब जीता है? तो ये जीता है मलेशिया ने, और अपने ही देश भारत को हराकर यह खिताब जीता है। और इसका आयोजन मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। और महिला वर्ग की बात करें तो मलेशिया के द्वारा ही हांगकांग को फाइनल मुकाबले में हराकर ये जीता गया है। दोनों टीम महिला और पुरुष वर्ग का दोनों कौन जीता है? मलेशिया ही जीता है। तो पुरुष वाला भारत को हराकर और महिला टीम जो है हांगकांग को हराकर ये खिताब अपने नाम किए हैं। कौन सा? एशियन टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 2021। अच्छी प्रश्न है, याद रखेंगे इसको आप। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अलका उपाध्याय को बनाया गया है। अभी जो केंद्र सरकार में कैबिनेट की नियुक्ति समिति है, जिसे अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट कहते हैं, उसी के द्वारा इनको भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अर्थात NHAI का अध्यक्ष बनाया गया है। और इसके साथ ही एक और अपॉइंटमेंट हुआ है, वो भी देख लीजिए। संजय बंदोपाध्याय को भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण अर्थात IWAI का अध्यक्ष बनाया गया है। अभी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? श्री नितिन जयराम गडकरी। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में जारी पुस्तक पब्लिक सर्विस एथिक्स किनके द्वारा लिखा गया है? प्रभात कुमार के द्वारा। प्रभात कुमार झारखंड के पूर्व राज्यपाल हैं, उन्हीं के द्वारा ये लिखा गया है। इस पुस्तक को वर्तमान उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू के द्वारा विमोचन किया गया है। और इस पुस्तक में शासन, सार्वजनिक सेवा में नैतिकता और नैतिक भारत के लिए सामूहिक खोज का प्रस्ताव के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत डिजिटल पेमेंट बढ़ावा देने के लिए किस एंथम के साथ डिजिटल पेमेंट उत्सव मनाया गया है? तो उस एंथम का नाम है चुटकी बजा के। चुटकी बजा के ये एंथम है। चलिए, डिजिटल भारत की ओर अग्रसर बढ़ने के लिए। और ये आज़ादी के अमृत महोत्सव क्या है? एक्चुअली हम लोग का जो 75 वर्ष पूरे हुए हैं आज़ादी के, उसी उपलक्ष्य में सालों भर इस आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाने का फैसला सरकार ने किया है। हर रोज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ महोत्सव ऐसे मनाए जा रहे हैं, उसी दौरान ये सब किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अभी कौन है? श्री अश्विनी वैष्णव। इनके पास कुछ और मंत्रालय भी हैं महत्वपूर्ण, आप याद हो तो जरूर बताएं, चलिए कमेंट में। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य में नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम GDRS और वनाधिकार मोबाइल ऐप, ये दो चीजें लॉन्च किया गया? तो त्रिपुरा में किया गया है। इस मोबाइल ऐप और रजिस्ट्रेशन सिस्टम से होगा क्या? तो राज्य के जनजातीय लोगों के प्रत्येक प्लॉट, उनका जो जमीन है, क्षेत्र है, जगह है, को एक यूनिक ID प्रदान किया जाएगा।
त्रिपुरा में हुआ है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव और राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट है, हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी के द्वारा वित्त वर्ष 21-22 के लिए भारत का GDP विकास दर कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया गया है? 9.5%। S&P एक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है और उसने ये तो था 21-22 का 9.5% और 22-23 वित्त वर्ष की बात करें तो उसके लिए इसने 7.8% का अनुमान लगाया है भारत के विकास दर का। और S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी जो है एक अमेरिकन रेटिंग एजेंसी है। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में ही है। स्थापना 1860 में हुआ है। चलिए अगला है, हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवी अर्थात इंटरनेशनल वॉलंटियर डे मनाया गया है? तो 5 दिसंबर को ही मनाया गया है। संडे को था इसलिए उस दिन नहीं आ पाया था ये प्रश्न आप लोग को। तो ये मनाया गया है। ये क्या है? ये इसका थीम भी है, विषय है स्वयं सेवक अब हमारे सामान्य भविष्य के लिए। हालांकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्वयं सेवी दिवस है तो इंग्लिश में थीम इसका आना चाहिए कि एग्जाम्स में। हमने इसको हिंदी में भले ही बदल दिया है। इंग्लिश में इसका थीम है, देखिए, वॉलंटियर नाउ फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को ये मनाया जाता है। ये तो नाम से ही स्वयं सेवी, ये आप पढ़िएगा ये वाला पॉइंट, थोड़ा लंबा हो गया क्लास दोस्तों। पहली बार इसको 1895 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया गया था। ये सब PDF में आप पढ़िएगा या यहीं पे पहुंच करके पढ़ लीजिए। हाल ही में किस दिन विश्व मृदा दिवस मनाया गया था? तो वर्ल्ड सॉइल डे मनाया गया है। ये भी 5 दिसंबर को मनाया गया है। इसमें क्यों मनाया जाता है? तो ये वैश्विक स्तर पर मानव कल्याण के लिए, खाद्य सुरक्षा, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मिट्टी की गुणवत्ता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दिवस मनाया जाता है। और इसका विषय है, इस बार थीम है 2021 के लिए, मिट्टी की लवणता को रोकें, मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ावा दें। ये इसका थीम रहा है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगी होंगी और जल्द ही बाकी सब मैंने जैसे ऊपर में बताया सभी सब्जेक्टिव एग्जाम बेस्ड पेपर और क्विज, ये सभी एंड्रॉयड ऐप सब पर काम चल रहा है। जल्द ही इसको हम लोग जल्द से जल्द शुरू कर रहे हैं। इसीलिए MCQs भी हम लोग क्वेश्चन आज वाले में कम ही लाए थे, लेकिन प्रश्न एक भी नहीं छूटता है, वो तो जरूर आता है एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। आप क्लास में बने रहें। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, और पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में बेल आइकन भी दबा दें जिससे आपको आगे आने वाले सभी क्लास के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।